ओके, सो गुड इवनिंग ऑल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को लास्ट वाले सेशन से? ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड। इसमें हम देखेंगे म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कौन कौन से उसमें मेन रोल प्लेयर होते हैं, किनका मेन रोल होता है, की पर्सन कौन होते हैं, की कंपनीज कौन सी होती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा। म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल। ओके, ये हो गया था क्या? हमने ये सब देख लिया था, इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, कैपिटल प्रोटेक्शन प्लान, रीट। ओके, ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ये भी हमने देख लिया था। ओके, चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन आपको पढ़ूंगा, इसके ऑप्शंस बताऊंगा। मुझे शायद आपको विजिबल नहीं होंगे आंसर्स, तो क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस है इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस ऑफ स्कीम इज लिक्विडेटेड। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स अगर आप लिक्विडेट कर लेते हैं, मतलब उसको सेल करके आप पैसे इन कैश कर लेते हैं, तो कितना पैसा मिलेगा? मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इंडिकेट करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा? तो ऑप्शन है ए, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बी, नेट एसेट वैल्यू, सी, मार्केट वैल्यू, एंड डी, एग्जिट लोड। सर एनएवी। कौन सा ऑप्शन होगा सही? बी एनएवी। बी। हाँ। और कोई? सर मार्केट प्राइस। और कोई? ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। सो पर यूनिट, अब म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को आप सेल कर रहे हैं तो आपको एक यूनिट का जो प्राइस होगा वही मिलेगा, राइट? आपके पास एक यूनिट होगा, जो भी एक यूनिट का प्राइस होगा वही आपको मिलेगा। सो एक यूनिट के प्राइस को क्या बोलते हैं? एनएवी। सो करेक्ट आंसर इज नेट एसेट वैल्यू। Second question. Each mutual fund scheme must have a stated investment objective. State whether it's true or false. Each mutual fund scheme must have a stated investment objective. Mutual fund scheme को अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देना मस्ट है, जरूरी है। ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। करेक्ट। सो कोई भी स्कीम जब लॉन्च होती है तो अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लेके लॉन्च होती है। उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है? सबसे पहले कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एनीवन एल्स? राशि, सपना? सर बी, convenience to buy stocks and bond directly from the mutual fund. Sir, customized portfolio, I think. A, customized portfolio. रॉन्ग। म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता है, ये गलत आंसर है। दूसरा, कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड डायरेक्टली फ्रॉम म्यूचुअल फंड। हम स्टॉक्स बाय नहीं करते म्यूचुअल फंड से, हम म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय करते हैं। स्टॉक्स कौन बाय करते हैं? म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर। Fund manager, right. सो द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस में आपने पढ़ा था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक एडवांटेज होता है। सो हमने जब एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड देखा था तो उस टाइम पे हमने देखा था उनमें से ये एक एडवांटेज था, ये दोनों नहीं थे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, the transparency level in mutual fund are very low.
स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। म्यूचुअल फंड में False. ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत False. कम होती है, ये सही बात है या गलत? Sir, B, false. करेक्ट। म्यूचुअल फंड में सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, कितना चार्ज लिया जा रहा है, फंड मैनेजर कौन है या कितने फंड मैनेजर्स हैं, परफॉर्मेंस कितना है, कौन कौन से तुक्के स्टॉक्स उसमें रखे पढ़ने गए। रखे सॉरी जो तुक्के पढ़े ना उनका आंसर यूं ना होता। मंजरी, आप म्यूट कर दीजिए। ओके सर। Which among the following categories of mutual fund have a fixed maturity date? कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में फिक्स मैच्योरिटी डेट होता है? ऑप्शन 1 ओपन एंडेड फंड, ऑप्शन बी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऑप्शन सी क्लोज एंडेड फंड, ऑप्शन डी इंटरवल फंड्स। सर सी क्लोज एंडेड फंड्स। ओके, और कोई? नहीं, ये तो क्लोज एंडेड फंड का मतलब तो ये हो गया कि अब उसमें नए फंड्स नहीं परचेज किए जा सकते, लेकिन नहीं, उसको इसमें मैच्योर लिखा है कौन से म्यूचुअल फंड का हाँ फिक्स मैच्योरिटी डेट होता है, एक डेट पे जाके म्यूचुअल फंड स्कीम मैच्योर हो जाती है। क्लोज्ड एंडेड फंड्स। सबका आंसर यही है? Sir, एक नहीं, close-ended fund. सपना, इसमें कंफ्यूज मत होना। सी क्लोज एंडेड फंड, ओपन एंडेड फंड परपेचुअल चलती है, इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। क्लोज एंडेड बता के स्कीम जब लॉन्च होती है तो ही आपको बताया जाता है कि इसकी मैच्योरिटी कितने दिनों के बाद होने वाली है। Okay, sir. ठीक है, अभी चलते हैं चैप्टर 3, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर कैसा होता है? अभी यहाँ पे आप क्या समझेंगे, जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी फॉर्म होती है, जब कोई नई म्यूचुअल फंड कंपनी आती है तो कैसे आती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए, क्या क्राइटेरियाज होती हैं, ये सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसको आप अच्छे से समझिए, इसके पॉइंट्स को आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हमेशा यूज में आने वाली चीजें नहीं है, ये एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको यूजफुल होंगी। सो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। सो म्यूचुअल फंड के लिए जो भी रेगुलेशंस आए हुए थे वो ज्यादातर रेगुलेशन 1996 में ही आए हुए थे, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। Amendment till date define mutual fund as a fund established in form of trust. म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट जैसा काम करता है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक ट्रस्ट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अभी ट्रस्ट क्या होते हैं? ट्रस्ट लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। कोई भी ट्रस्ट होता है वो किसी के बेनिफिट के लिए काम करता है, करेक्ट? तो म्यूचुअल फंड किसके बेनिफिट के लिए काम करता है? यूनिट होल्डर्स के, इन्वेस्टर्स के, करेक्ट? मुझे जैसे मेरी हेल्प किस तरह से करेगा म्यूचुअल फंड? मुझे स्टॉक मार्केट का बेनिफिट लेना नहीं आता, मुझे स्टॉक मार्केट नहीं पता है क्या होता है, मुझे डेट मार्केट नहीं पता है क्या होता है, तो सिंपली मैं म्यूचुअल फंड को पैसे दूंगा, वो अपना खर्चा निकाल के मेरे पैसे इन्वेस्ट करेगा मार्केट में अपनी एक्सपर्टाइज यूज करके, और जो भी रिटर्न्स होंगे वो मुझे मिलेंगे। सो मैं एक बेनिफिशियरी हूँ। तो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट में बेनिफिशियरी कौन होते हैं? यूनिट होल्डर्स। ओके, सो म्यूचुअल फंड हमारे पैसे लेके कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है? मनी मार्केट में, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर एंड सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक मार्केट में, और जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। ठीक है, ये सब चीजें मैंने फर्स्ट डे ही आप सबको बता दिया था, फिर भी एक बार रिवीजन हो जा रहा है। Mutual fund are constituted as trust, therefore they are governed by Indian Trust Act 1882। जैसे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी होती है तो लिमिटेड कंपनी को रेगुलेट करता है सेबी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एमसीए रेगुलेट करता है, और लिमिटेड कंपनी को एमसीए और सेबी दोनों रेगुलेट करता है। तो म्यूचुअल फंड को कंपनी एक्ट भी, एमसीए और सेबी, और उसके साथ साथ ही इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 ये भी रेगुलेट करता है। मतलब म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट काम करता है, तो जो ट्रस्ट का रेगुलेटर है इंडियन ट्रस्ट एक्ट, वो भी उसको रेगुलेट करता है। द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय वन और मोर स्पॉन्सर हु आर द मेन पर्सन बिहाइंड द म्यूचुअल फंड बिजनेस। म्यूचुअल फंड कंपनी को जो स्टार्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्सर।
म्यूचुअल फंड कंपनी को किसी ने स्टार्ट किया होगा, जिन्होंने स्टार्ट किया है या जिस कंपनी ने स्टार्ट किया है उनको हम बोलते हैं स्पॉन्सर, और स्पॉन्सर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। एवरी ट्रस्ट हैज अ बेनिफिशरीज, कोई भी ट्रस्ट होती है उसके बेनिफिशरीज होते हैं बहुत सारे, जैसे रिलायंस फाउंडेशन हो गया। अभी जैसे आईसीआई फाउंडेशन जो आपका ट्रेनिंग चल रहा है, ये कौन करा रहा है? आईसीआईसीआई फाउंडेशन। आपको ट्रेनिंग के कोई पैसे लग रहे हैं? नहीं, आईसीआई फाउंडेशन हमको पैसे देती है ट्रेनिंग के लिए। तो आईसीआई फाउंडेशन एक्चुअली आपके बेनिफिट के लिए काम कर रही है। तो आईसीआई फाउंडेशन एक ट्रस्ट है। उसी तरह से रिलायंस फाउंडेशन है, टाटा फाउंडेशन है, ये सब लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड भी लोगों के बेनिफिट के लिए काम करता है। तो म्यूचुअल फंड के बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? यूनिट होल्डर्स। द ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट इज गवर्न बाई ट्रस्ट डीड। अभी ट्रस्ट कोई भी जब कोई भी ट्रस्ट होता है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो उनका जो गवर्नेंस होता है उसमें एओए और एमओए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल, ये दोनों दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी कंपनी के। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, वैसे किसी कंपनी का एमओए और एओए होता है। लेकिन जब कोई ट्रस्ट होती है तो उसका क्या होता है? ट्रस्ट डीड। ओके, सो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होता है तो इसका ट्रस्ट डीड होता है, विच इज 58 विच इज executed between the sponsor and the trustees. SEBI has laid down various clauses to need to be the part of trust deed. So इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। The trust act through trustees, therefore the role of protecting the interest of the beneficiaries investor is that of the trustee. The first trustee are named in the trust deed, which also prescribe in the procedure for change in trustee. Okay, so हम म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज हैं एज अ इन्वेस्टर, एज अ यूनिट होल्डर। हम म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के क्या होते हैं? बेनिफिशियरीज होते हैं। हमने म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को पैसे दिए कि हमारे पैसे आप इन्वेस्ट करो। स्कीम का जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप हमारे पैसे इन्वेस्ट करो। सो हमारा एक इंटरेस्ट है कि हमारा पैसा ग्रो होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रॉड कर सकती है, तो हमारा इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने एक ट्रस्ट करके पैसे दिया किसी ट्रस्ट को। सो हमारा इंटरेस्ट इफेक्ट ना हो, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को मेंटेन रखना, सिक्योर रखने का काम किसका होता है? ट्रस्टीज का। सो कोई भी ट्रस्ट होता है तो ट्रस्ट में ट्रस्टीज होते हैं। तो ट्रस्टीज का काम क्या होता है कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनके इंटरेस्ट को मेंटेन रखना, उनका इंटरेस्ट कहीं पर भी हार्म ना हो। इंटरेस्ट मतलब पैसा नहीं। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया तो मेरा इंटरेस्ट क्या था? मेरा इंटरेस्ट था कि मेरे पैसे को फंड मैनेजर या फिर वो म्यूचुअल फंड कंपनी सही जगह पे इन्वेस्ट करेगी, अपना 100% देके मेरे पैसे को गेन कराएगी। तो ये मेरा इंटरेस्ट है। अभी जो मेरा इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? ट्रस्टीज का। सो कभी भी आपको लगता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम ने फ्रॉड किया है या कुछ ऐसा हुआ है जो अप्रोप्रिएट नहीं है एक ट्रस्ट के लिए, तो आप ट्रस्टीज के ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है। To perform the trusteeship role, either individual may be appointed as trustee or a trustee company may be appointed. When individual are appointed as a trustee, they are jointly referred to as board of trustee. A trustee company function through its board of directors. Okay, so जो trustees होते हैं, trustees कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और ट्रस्टी कंपनीज भी होती हैं। जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट हुई तो म्यूचुअल फंड कंपनी एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट में ट्रस्टीज होने चाहिए। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगी। तो ट्रस्टीज जो होंगे इंडिविजुअल ट्रस्टीज भी हो सकते हैं और कुछ ट्रस्टी कंपनीज भी होती हैं। सो इंडिविजुअल ट्रस्टी खुद में ही एक मेंबर होता है, एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में एक इंडिविजुअल जैसा वो रिप्रेजेंट कर सकता है खुद को। बट जब कोई ट्रस्टी कंपनी होती है तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। Day-to-day management of the scheme is handled by asset management company. AMC is appointed by the sponsor or the trustees. Okay. So जो डेली फंड मैनेजमेंट होता है, पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से विड्रॉल करना है, जो भी पैसे इन्वेस्टर के आ रहे हैं, कौन कौन से सिक्योरिटीज में बाय करना है, सेल करना है, ये डे टू डे ऑपरेशंस कौन हैंडल करता है? एएमसी। और एएमसी को अपॉइंट कौन करता है? स्पॉन्सर और द ट्रस्टीज।
तो स्पॉन्सर ही एक्चुअली एएमसी को अपॉइंट करते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो स्पॉन्सर इज द पर्सन हु अपॉइंट्स एएमसी। The trustees execute the investment management agreement with the AMC, setting out its responsibility. जो trustees होते हैं, trustees AMC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिनमें क्या होता है कि ट्रस्टीज की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं AMC के टूवर्ड्स। Although the AMC manages the scheme, custody of the asset of the scheme, security, gold, related instrument, real estate asset, and silver related instrument is with a custodian who is appointed by trustee. अभी इसको मैं ऐसे पढ़ के आपको बता रहा हूँ, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको लिखने का चांस मिलेगा। सो AMC क्या करती है, आपके सिक्योरिटीज को मैनेज करती है। मतलब बहुत सारी स्कीम्स है AMC के पास, उन सारी स्कीम्स में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारे डेट हैं। वो डेट को मैनेज करने का काम तो AMC करती है, कौन सा डेट बाई करना है, कौन सा सेल करना है, कौन से इक्विटीज बाई करने हैं, कौन से सेल करने हैं। बट वो इक्विटीज और डेट होते किसके पास हैं? AMC के पास वो नहीं होते, वो होते हैं कस्टोडियन के पास। सो कस्टोडियन एक बैंक होती है, ठीक है। सो कस्टोडियन का काम क्या होता है? एसेट्स की सेफ कस्टडी करना। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी है, सपोज ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसकी वेरियस स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। आपने उन स्कीम में पैसे डाला, बहुत सारे लोग ने उस स्कीम में पैसे डाला, उन पैसों से क्या खरीदा जाता है? शेयर्स या बॉन्ड्स या गोल्ड या सिल्वर, जो भी खरीदा जाता है। वो जो शेयर्स और बॉन्ड्स, गोल्ड या सिल्वर जो भी बाय किया जाता है, वो AMC के पास नहीं होता, वो होता है कस्टोडियन के पास। तो कस्टोडियन एक बैंक होती है। तो कस्टोडियन का रोल क्या है? उन एसेट्स की सेफ कस्टडी करना। AMC रिक्वेस्ट डालती है कस्टोडियन को कि कौन सा शेयर बेचना है, कौन सा खरीदना है, तो AMC के भी यहाँ पे कस्टोडियन बाई सेल करता है। AMC का एसेट्स पे कोई रोल नहीं होता है। Investor invest in various scheme of the mutual fund scheme. The record of the investor and their unit holder may be maintained by the AMC itself, or it can be appoint a registrar and transfer agents. So investor various scheme में invest करते हैं अपने पैसे। अब किसने कितना यूनिट खरीदा, किसने कितना यूनिट बेचा, इस चीज का रिकॉर्ड चाहे तो AMC खुद से रख सकती है, या फिर AMC अपॉइंट कर सकती है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, जिनको हम RNT एजेंट्स बोलते हैं, शॉर्ट में RTA भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे इस पे। ओके, अभी यहाँ पे हम प्रॉपरली समझेंगे कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बनती कैसे है और इन लोग का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो सबसे पहले होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होते हैं? स्पॉन्सर जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोचा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम सुना है, ठीक है। एक टाइम पे ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं था, उसके पहले बैंक थी ICICI बैंक। सो ICICI बैंक ने सोचा कि मुझे एक म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट करना है, तो ICICI बैंक क्या हुआ? स्पॉन्सर, ठीक है। अभी ICICI बैंक ने सोच लिया, वो सेबी के पास जाएगा। सेबी कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर जैसे ICICI बैंक ने सोचा कि उसको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ओपन करना है, तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, कोई भी जाके ओपन नहीं कर सकता है। वो क्राइटेरियाज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ICICI बैंक से सेबी पूछेगा कि क्या आपको 5 इयर्स का फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है। सो ICICI बैंक का काम ही वही था, तो यस। दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या आपकी कंपनी लास्ट 5 ईयर से पॉजिटिव नेटवर्थ में है। पॉजिटिव नेटवर्थ मतलब हुआ एसेट माइनस लाइबिलिटीज करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। सो पॉजिटिव नेटवर्थ ये हो गया। थर्ड क्या पूछेगा, लास्ट 5 इयर्स में, प्रिसीडिंग 5 इयर्स में कोई भी 3 इयर्स आपकी कंपनी प्रॉफिट में रही है।
तो इन 5 सालों में कोई भी 3 साल कंपनी प्रॉफिट में रही होगी, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। चौथा होता है कि क्या आपके पास इनफ कैश है कंपनी स्टार्ट करने के लिए। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 50 करोड़ की जरूरत होती है। सो ये चारों क्राइटेरियाज फुलफिल हो गई, तो आईसीआई बैंक एलिजिबल है एसेट मैनेजमेंट कंपनी ओपन करने के लिए। अभी इनमें से अगर कोई एक आध क्राइटेरिया नहीं हो रही है तो फिर सेबी बोलेगा कि क्या आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ है। अगर 100 करोड़ होगा तो एक दो क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हो रही है, फिर भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की जा सकती है। अभी इसको अप्रूवल मिल गया सेबी से कि आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, तो स्पॉन्सर सबसे पहले क्या करेगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करेगा। अपॉइंट करना मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाएगा। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज अ ट्रस्ट काम करती है, तो ट्रस्टीज भी होने चाहिए, तो स्पॉन्सर ट्रस्टीज भी अपॉइंट करेगा। कम से कम 4 ट्रस्टी होने चाहिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, मिनिमम 4 ट्रस्टीज होने चाहिए। ये दोनों अपॉइंट हो गए। स्पॉन्सर किसको किसको अपॉइंट किया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट किया और ट्रस्टीज को अपॉइंट किया। इन 4 ट्रस्टीज में 2/3 ट्रस्टीज होते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब भले ही स्पॉन्सर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया, बट 2/3 ट्रस्टीज, 2/3 कितना होगा 4 का, कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 8 डिवाइड बाई 3। अभी 8 को 3 से डिवाइड किया नहीं जा सकता, तो राउंड फिगर अगर 3 लेके चलते हैं तो 3 ट्रस्टी ऐसे होंगे जो डायरेक्टली सेबी को रिपोर्ट करेंगे। स्पॉन्सर को भले ही स्पॉन्सर ने इनको अपॉइंट किया, बट ये इनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये किसको रिपोर्ट करेंगे, सेबी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। ठीक है, एक ट्रस्टी होगा जो स्पॉन्सर को रिपोर्ट करेगा, बाकी इन 4 में से 3 ट्रस्टी किसको करेंगे, सेबी को। मिनिमम 4 ट्रस्टी होने चाहिए, तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, जितने चाहे उतने हो सकते हैं, बट शर्त यही है 2/3 ट्रस्टीज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये दोनों अपॉइंट हो गए। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी आर&टी एजेंट्स को अपॉइंट करता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी चाहे तो आर&टी एजेंट्स को अपॉइंट ना करे, ये खुद से इन्वेस्टर का डेटा मेंटेन रख सकता है, बट आर&टी एजेंट्स का काम क्या होता है, इन्वेस्टर का डेटा मेंटेन रखना। कौन से इन्वेस्टर का केवाईसी हुआ है, नहीं हुआ है, नॉमिनी अपॉइंट हुआ है, नहीं हुआ है, कितने यूनिट सॉरी कौन से इन्वेस्टर के पास कितने यूनिट्स हैं, किसने कितना बाई किया, किसने कितना सेल किया, ये सारी चीजें मैनेज करने का काम किसका होता है, आर&टी एजेंट्स का। तो 2 आर&टी एजेंट्स इस टाइम पे इंडिया में हैं, एक कैम्स और दूसरा कार्वी। ये 2 आर&टी एजेंट्स हैं। तो लगभग 16 ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिन्होंने अपना काम दिया है कैम्स को। किस चीज का काम, इन्वेस्टर का डेटा मेंटेन रखने का। बाकी सारी म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपना काम किसको दिया है, कार्वी को। मतलब 16 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने कैम्स को अपॉइंट किया है एज आर&टी एजेंट, और उसके अलावा जितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं लगभग 46-47 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, बाकी सबने अपना काम किसको दिया है, कार्वी को। 3 से 4 म्यूचुअल फंड कंपनी हैं जो खुद से आर&टी एजेंट का काम भी कर लेती हैं, उन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया है। ओके, ये हो गया। अभी ट्रस्टीज अपॉइंट करता है कस्टोडियंस को। ट्रस्टीज, चारों ट्रस्टी मिल के अपॉइंट करते हैं कस्टोडियंस को। कस्टोडियन क्या होती है, एक बैंक होता है, एक से ज्यादा भी कस्टोडियन हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 10 कस्टोडियन भी हो सकते हैं। कस्टोडियन का काम क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसेट्स को मैनेज करती है, कस्टोडियन उन एसेट्स की सेफ कस्टडी करता है। कैसे, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसके कई सारे स्कीम्स होंगे, एसबीआई लार्ज कैप फंड, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इस तरह के बहुत सारे फंड्स होंगे। इन जितने भी फंड्स होते हैं इनका एक सेपरेट करंट अकाउंट होता है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है वैसे कॉर्पोरेट्स का करंट अकाउंट होता है, और इनका एक डीमैट अकाउंट होता है। जब आप आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे
तो आपके पैसे गए उस फंड में, तो उस फंड के करंट अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। उसके बाद ये पैसे ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे? डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट में क्यों ट्रांसफर होते हैं? क्योंकि जो एसेट्स बाई करना है वो डीमैट अकाउंट से ही करेगा फंड मैनेजर, तो इन पैसों को डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, फिर आपके पैसों से एसेट्स बाई किए जाते हैं। तो ये जो डीमैट अकाउंट होता है, ये डीमैट अकाउंट होता है कस्टोडियंस के पास। क्लियर है? तो एएमसी के फंड मैनेजर को जो भी खरीदना बेचना होगा वो रिक्वेस्ट करेगा कस्टोडियन को, कस्टोडियन इसके बिहाफ पे जो भी बाई सेल करना होगा वो करता रहेगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? यहां से इस पेज से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलते आगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक है, आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर कैसा है। तो आईसीआई प्रूडेंशियल में स्पॉन्सर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआई प्रूडेंशियल पीएलसी, इन दोनों कंपनीज ने मिलके आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी को स्टार्ट किया। तो प्रूडेंशियल पीएलसी एक कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, यूएसए की। आईसीआईसीआई बैंक जो कि इंडिया की कंपनी है। इन दोनों ने मिलके आईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को स्टार्ट किया। तो ये दोनों क्या हुए? स्पॉन्सर हो गए। ट्रस्टीज कौन है? आईसीआई प्रूडेंशियल ट्रस्ट लिमिटेड। आईसीआई प्रूडेंशियल ट्रस्ट लिमिटेड एक कंपनी है जो ट्रस्टी का काम करती है आईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। तीसरा है एएमसी। एएमसी का नाम क्या है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी। कस्टोडियन, अभी आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में कई सारे कस्टोडियन है। कस्टोडियन सिटी बैंक, एचएसबीसी, एसबीआई, एचडीएफसी, डच बैंक भी है, और एक और भी बैंक है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सब इसके कस्टोडियन है। आरएनटी एजेंट इसका कौन है? इन्वेस्टर का डेटा मेंटेन रखने का काम आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने किसको दिया है? कैम्स को। सो अभी मेरा क्वेश्चन है कि आईसीआई प्रूडेंशियल ट्रस्ट लिमिटेड को किसने अपॉइंट किया होगा? आईसीआई प्रूडेंशियल ट्रस्ट लिमिटेड को किसने अपॉइंट किया? हाँ शर्मा तो जी, स्पॉन्सर्स में, किसने? स्पॉन्सर्स में नाम जो बताइए। प्रूडेंशियल पीएलसी एंड आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। करेक्ट, आप सब एग्री हैं? ओके। आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को किसने अपॉइंट किया? The same sponsors then. करेक्ट, आप सब एग्री है ना? ओके। सिटी बैंक, एचएसबीसी, एसबीआई और एचडीएफसी को कस्टोडियन कौन बनाया? AMC. नो। कोई और? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रस्ट लिमिटेड। करेक्ट, ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं कस्टोडियन को। Oh. ठीक है। कैम्स को किसने अपॉइंट किया? AMC ने सर। करेक्ट। आगे चलते हैं। सो स्पॉन्सर का क्या रोल होता है या क्या क्राइटेरियाज होती हैं स्पॉन्सर की? सबसे पहले 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे? फाइनेंशियल सर्विसेज में। सेकंड, पॉजिटिव नेटवर्थ होने चाहिए लास्ट 5 ईयर, प्रीसीडिंग 5 इयर्स, मतलब पिछले 5 सालों से पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। थर्ड, इन 5 सालों में प्रीसीडिंग 5 इयर्स में कोई भी 3 इयर्स ये प्रॉफिट में होने चाहिए। फोर्थ, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो इनके पास 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। मतलब आईसीआई केस में आईसीआई बैंक और आईसीआई प्रूडेंशियल, इन दोनों को मिला के नेट एसेट दिखाना होगा, इनका नेटवर्थ दिखाना होगा एक्चुअली 100 करोड़। ठीक है, अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है तो। बट अगर ये तीनों क्राइटेरियाज फुलफिल हैं तो फिर 50 करोड़ का नेटवर्थ दिखाना पड़ेगा। 50 करोड़ का। फिर अगर इनमें से सारी क्राइटेरियाज फुलफिल हैं तो 50 करोड़ चाहिए, अदरवाइज 100 करोड़ चाहिए। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज,
एटलीस्ट 4 ट्रस्टीज होने चाहिए, जिनमें से 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए सेबी का अप्रूवल लगता है। आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए, ट्रस्टीज को अपॉइंट कौन करेगा? स्पॉन्सर। सो सपोज Sponsor. 4 ट्रस्टी की लिस्ट स्पॉन्सर ने मेंटेन किया, वो लिस्ट जाएगा सेबी के पास। सेबी उसको अप्रूव करेगी कि इन चारों ट्रस्टीज को आप रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। सेबी वेरीफाई क्या करती है कि जो भी ट्रस्टीज हैं, पहला तो उनका एक्सपीरियंस, दूसरा कि उनके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड केस नहीं होना चाहिए उनके लाइफ टाइम, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे तो कोई कंपनी है। एक बार कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड का केस हो गया उनके नाम पे, किसी के भी नाम पे, वो कभी भी ट्रस्टी नहीं बन सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उस कंपनी के अकाउंट में कम से कम 50 करोड़ रुपए डालने होते हैं। कौन डालेगा? स्पॉन्सर ही डालेंगे, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे हैं। 50% डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ट्रस्टीज के अलावा डायरेक्टर्स भी होते हैं। सो सपोज 10 डायरेक्टर्स हैं, तो 10 में से 5 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि उनका स्पॉन्सर या स्पॉन्सर से रिलेटेड कोई भी कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो 50% डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। तीसरा, ट्रस्टीज अप्रूवल रिक्वायर्ड टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। अभी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? ट्रस्टीज का। करेक्ट। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने से पहले ट्रस्टीज का अप्रूवल लगेगा। उसके बाद कस्टोडियंस। कस्टोडियन कौन होते हैं? ये ट्रस्टीज अपॉइंट करता है कस्टोडियन को, आप सबको पता है। कस्टोडियन एक्सेप्ट एंड गिव्स डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एज पर एएमसीज रिक्वेस्ट। सो कस्टोडियन सेफ कस्टडी करता है सारे एसेट्स की, और कोई भी एसेट बेचना है, खरीदना है, बाई करना है, डिलीवरी लेना है, जो भी करना है, एएमसी रिक्वेस्ट करेगी कस्टोडियन से, तो कस्टोडियन उसके भी आप पे जो भी खरीदना होगा, जो भी बेचना होगा, वो करेगी। आर एंड टी एजेंट्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स का क्या काम है? मेंटेन्स इन्वेस्टर रिकॉर्ड। इन्वेस्टर का डेटा मेंटेन रखने का काम किसका होता है? आर एंड टी एजेंट्स का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको शॉर्ट बुक मिला होगा, कुछ 200 पेज का एक शॉर्ट बुक होगा, वो आप सबको मिला होगा, उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। रोल एंड सपोर्ट फंक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। अभी सपोर्ट फंक्शन में कौन कौन से होते हैं? ये तो अभी तक जिसकी हमने बात किया था वो की पर्सन थे, की कंपनीज थी, जिनका मेन रोल होता है म्यूचुअल फंड कंपनी चलाने के लिए। इतने लोग मिलके म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी म्यूचुअल फंड कंपनी को फंक्शन भी करना है, डे टू डे मैनेज भी करना है। उनमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहले आते हैं फंड अकाउंटेंट। फंड अकाउंटेंट्स का काम क्या होता है? डेली का जो एनएवी कैलकुलेशन होता है, डेली यूनिट कौन से प्राइस पे क्लोज हुई, कौन से शेयर का प्राइस कितना रहा जो हमारे एसेट्स में है, इन सब चीजों का काम कौन, ये सारे काम कौन देखता है? फंड अकाउंटेंट। ओ सॉरी, ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का काम क्या होता है? किसी भी कंपनी में ऑडिटर्स होते हैं, कंपनी का ऑडिट होता है, करेक्ट। सो ऑडिटर्स का काम वही है, कंपनी का ऑडिट करता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब जो म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या बन जाएंगे? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो म्यूचुअल फंड को जो सेल करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। कलेक्टिंग बैंकर्स एंड पेमेंट एग्रीगेटर्स। कलेक्टिंग बैंकर्स एंड पेमेंट एग्रीगेटर्स कौन होते हैं? मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उनका एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा एक डीमैट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट जिस बैंक में होता है वही होते हैं कलेक्टिंग बैंकर्स। ठीक है। सो आपने म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए, चेक दिया या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर किया,
तो किसी ना किसी बैंक में जाता होगा आपका पैसा। जिस बैंक में जाता है वही होते हैं कलेक्टिंग बैंकर्स या पेमेंट एग्रीगेटर्स। केवाईसी एजेंसीज, केवाईसी एजेंसीज क्या होती हैं? जो कस्टमर्स का केवाईसी करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका केवाईसी होना चाहिए। केवाईसी करने का काम ना ही एमसी का होता है, ना ही आरएनडी एजेंट्स का होता है। फॉर्म आप वहां पे दे सकते हैं, बट केआरए उसका काम करते हैं, जिसको बोलते हैं केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। सो म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक ही बार आपका केवाईसी होता है। एक बार केवाईसी करने के बाद आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, या कोई भी ट्रांजेक्शन लाइफ टाइम कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज ना किया तो। सो केवाईसी करता कौन है? केवाईसी रजिस्ट्री है, जैसे इनको केआरए बोलते हैं। सो कैम्स केआरए, कार्वी केआरए, इस तरह से 6 एजेंसीज हैं जो केवाईसी करती हैं। उसके बाद आती हैं वैल्यूएशन एजेंसीज। वैल्यूएशन एजेंसीज क्या होती हैं? जैसे यहाँ पे क्रिशिल और आइक्रा, इन दोनों का नाम आपको दिख रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में लिस्ट होना, कोई भी कंपनी अपना डेट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में लिस्ट करना चाहती है, तो लिस्ट करने के पहले उसको रेटिंग दिया जाता है। तो वैल्यूएशन एजेंसीज वही काम करती हैं, जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको रेटिंग देती है। करेक्ट। सो उसी तरह से जैसे म्यूचुअल फंड में कोई एफएमपी है या कोई डेट फंड है, उनका जो वैल्यूएशन करती वैल्यूएशन करने वाली एजेंसीज होती हैं, जो उनको रेटिंग देती हैं, वो होती हैं वैल्यूएशन एजेंसीज। फॉर एग्जांपल क्रिसिल एंड आइक्रा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी यही सेम एजेंसीज हैं, ये वैल्यूएशन भी करती हैं और क्रेडिट रेटिंग भी देती हैं। डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरीज कौन होते हैं? इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो क्या शेयर आप फिजिकल खरीदते हो? नहीं, आप शेयर डीमैटलाइज्ड फॉर्म में खरीदते हो। ठीक है। डीमैटलाइज्ड फॉर्म में जब आप शेयर खरीदते हो तो क्या वो शेयर आपका हो जाता है? नहीं होता है। एक्चुअली आप उस शेयर के बेनिफिशियर बेनिफिशियल ओनर होते हो, उसका रजिस्टर्ड ओनर होता है कोई भी डिपॉजिटरी। तो 2 डिपॉजिटरी हैं इंडिया में, एक सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, दूसरा एनएसडीएल, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये 2 डिपॉजिटरीज हैं। कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है, उसके सारे शेयर डिपॉजिटरीज के पास होते हैं। आपने सपोज उस कंपनी के 10 शेयर खरीदे, तो आप उसके बेनिफिशियल ओनर हो गए। मतलब वो शेयर से जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी डिविडेंड आएगा, वो आपको मिलेगा। बट एक्चुअली वो शेयर रहते हैं डिपॉजिटरीज के पास। तो उसी तरह से जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स बीएससी या एनएससी में लिस्ट होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं, तो उनके भी सारे यूनिट्स डीमैटलाइज्ड फॉर्म में इनके ही पास होते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। यही इन्हीं के पास यूनिट होने से पॉसिबल होता है कि आप अपने यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज से लिस्ट करा सकते हो। आप स्टॉक एक्सचेंज से भी यूनिट खरीद सकते हो। डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। सो ये रोल हो गया डिपॉजिटरीज का। स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक तो बीएससी का प्लेटफॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं बीएससी स्टार एमएफ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं बीएससी स्टार एमएफ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, जिसको बोलते हैं एमएफएसएस, एनएससी एमएफएसएस। ठीक है। ये दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद या सेल कर सकते हो। और जो यूनिट डिपॉजिटरीज के पास हैं, वो कहाँ पे ट्रेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस में, मतलब बीएससी और एनएससी में। ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इन दोनों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया है, बीएससी स्टार एमएफ, एनएससी एमएफएसएस। या डायरेक्टली डीमैट अकाउंट के थ्रू आपको लेना है तो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से आप ले सकते हैं। यहां से किसी को कोई क्वेश्चन है? लास्ट पॉइंट क्लियर कर दो दोबारा। कौन सा? सर स्टॉक एक्सचेंजेस। ये वाला। हाँ जी। स्टॉक एक्सचेंज से, जैसे आपका डीमैट अकाउंट है, आप डीमैट अकाउंट से यूनिट्स बाय करना चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड की,
तो वो यूनिट्स कहाँ से बाय होंगे? या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, वही स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। दूसरा, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, फिर भी आपको म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए इन्हीं स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है BSE स्टार MF। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का नाम है NSE MFSS। सो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से मतलब BSE और NSE से बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इन्हीं दोनों एक्सचेंजेस ने अपना एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से, इनडायरेक्टली स्टॉक बाई करना है अगर, तो फिर इनके जो ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से आप बाई कर सकते हो। सो जो भी मोबाइल ऐप आप यूज करते हो म्यूचुअल फंड के लिए, डीमैट अकाउंट नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए कोई भी मोबाइल ऐप होगा, वो या तो BSE स्टार MF उसके बैकग्राउंड में चल रहा होता है या फिर NSE MFSS चल रहा होता है। ओके, क्लियर है? यस सर। मंजरी, कोई क्वेश्चन है आपको? नो सर। रोल एंड फंक्शन ऑफ एमफी। एमफी का फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया ही था। सेबी का एक तरह से आप समझ लीजिए एक असिस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए। सेबी के पास बहुत सारे काम है, करेक्ट। उनको स्टॉक एक्सचेंजेस भी संभालना है, कौन सी कंपनी लिस्ट हो रही है, डिलिस्ट हो रही है, मार्केट में फ्रॉड हो रहा है या उसको मैनेज करना है, या जो भी करना है, सेबी के पास बहुत सारे काम है। तो साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का भी एक काम है, म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट करना है सेबी को। तो सेबी ने, एमफी क्या काम करता है सेबी के लिए, एज अ असिस्टेंट काम करता है। कैसे काम करता है आप समझिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एमफी, is the association of all registered asset management companies. The objective of MFI are to define and maintain the high professional and ethical standard in all areas of operation in the mutual fund industry. So MFI जितने भी registered mutual fund companies हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक एसोसिएशन है। एमफी को किसने बनाया? सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने मिलके एमफी को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनका काम आसान हो और सेबी का भी काम आसान हो। ठीक है। तो एमफी इंश्योर करती है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्मूथली फंक्शन करे, एथिकल वे में फंक्शन करे। ठीक है। दूसरा, टू रिकमेंड and promote the best business practices and code of conduct to followed by member and other engaged in the activity of mutual fund and asset management, including agencies connected or involved in the field of capital market and financial services. So एमफी प्रमोट करता है बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितनी भी एमसीज होती हैं, जैसे स्पॉन्सर, ट्रस्टी, कस्टोडियन, इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनके लिए क्या रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीजें बनाने का काम किसका है? एमफी का। अप्रूव सारी चीजें करता है सेबी, बट बनाने का काम किसका है? एमफी का। तीसरा, to interact with SEBI to represent to SEBI all the on all matter concerning the mutual fund industry. So SEBI के साथ interact करने का काम और SEBI को represent करने का काम, से म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट करता है एमफी, म्यूचुअल फंड को SEBI के सामने रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। ठीक है। To represent to the government, Reserve Bank of India and other bodies on all matter relating to mutual fund industry. So म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी चेंजेस करने होंगे, कुछ अपडेट करना है, कोई चीज ऐसी चल रही है जिसको हमें बंद करना चाहिए, जो भी करना चाहिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर एमफी के पास सबसे पहले जाएगा, एमफी उसको गवर्नमेंट के पास लेके जाना चाहे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास लेके जाना चाहे या सेबी के पास लेके जाना चाहे, तो म्यूचुअल फंड को एक्चुअली रिप्रेजेंट करने का काम किसका है? एमफी का। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने हो। To undertake a nationwide investor awareness program to promote proper understanding of the concept of
कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ अ म्यूचुअल फंड। सो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, इसको हम बोलते हैं IAP। IAP एक प्रोग्राम होता है जो आसपास आपके कंडक्ट होते रहता है, आपको पता नहीं चलता होगा, न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइज आता है। सो एम्फी म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने का भी काम करती है बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ताकि इंडिया में एटलीस्ट सबको पता चले कि म्यूचुअल फंड किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से बेनिफिशियल है, प्रॉपर म्यूचुअल फंड कैसे फंक्शन करता है। इसके लिए ये एम्फी एक प्रोग्राम प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके, to disseminate information on the mutual fund industry and to undertake studies and research directly or its associate with other bodies. Okay, so जैसे एम्फी गाइडलाइंस एंड एथिक्स फॉर इंटरमीडियरीज, जिसको बोलते हैं अग्नि, या फिर ACE, ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए क्या रेगुलेशंस हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का काम एम्फी का है। और साथ ही साथ जो एजुकेशन का काम है वो भी खुद से ही या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से मिलके ये काम कराने का काम भी एम्फी का ही है। मतलब जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये एक्चुअली बनाया किसने है? NISM ने। बट NISM ने ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अप्रूव किससे कराया होगा? एम्फी से। To regulate and conduct the distributor, including disciplinary action, cancellation of ARN, violation of code of conduct. Okay, so जैसे ही ये एग्जाम आप क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक ARN नंबर चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। सो एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करने का भी काम एम्फी का ही है, उसको सस्पेंड करने का काम एम्फी का ही है, उसको टर्मिनेट या कैंसिल करने का काम भी एम्फी का ही है। अभी इस पॉइंट पे एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं और आपके पास आपकी किसी क्लाइंट ने आपकी कोई एक कंप्लेंट कर दी और उसमें आपकी गलती निकली, तो सबसे पहले तो आपको मीन्स क्या बोलते हैं, सेकेंड चांस देने, मीन्स क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम में आपको एक तरह से अवेयर किया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। सेकेंड टाइम आपने वैसा सेम वायोलेशन सेकेंड टाइम भी किया तो फिर आपका ARN सस्पेंड हो जाएगा, एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में आएगा, आपका ARN कैंसिल हो जाएगा अगर आपने 2 बार किसी तरह का वायोलेशन किया एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर यूनिट होल्डर, एम्फी का काम है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। बट एक्चुअली ये काम होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये काम ट्रस्टी का होता है एक्चुअली में, तो आप ट्रस्टी ही लिखिएगा ना कि एम्फी। तो इस वाले पॉइंट को आप भूल जाइए, अदर पॉइंट्स को आप याद रखिए। ये जो लाइन लिखा हुआ है ये भी सही है, बट अदर टर्म्स में जो मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। Okay, an important point to note here is that एम्फी is neither a regulatory body nor a self-regulatory body. एम्फी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं करती है, ना ही ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने का काम सेबी का है, ये सिर्फ एज अ एसोसिएशन काम करता है। सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी के भी पास जो डिस्कशन होता है वो एम्फी और उनके साथ होता है, ना कि म्यूचुअल फंड कंपनी और सेबी के बीच में। क्लियर है? यहां से कोई डाउट है किसी को? आप सब मुझे व्हाट्सएप पे अगर हाय लिखेंगे तो मैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको मैसेज कर दूंगा, ताकि आपको नोट करने से बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे फास्ट चल रहा है अभी PPT।
तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका स्क्रीनशॉट दे सकूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिएगा, या फिर रिक्वायर्ड पीपीटी स्क्रीनशॉट ऐसा लिख के आप भेज दीजिएगा, मैं आपको इसके कुछ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ओके। सो चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस हैं, विजिबल है आप सबको? फर्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट इन इंडिया, सो हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द ट्रस्ट? म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट स्टैब्लिश्ड है, तो उस ट्रस्ट का बेनिफिशरी कौन होता है? सो ऑप्शन ए, द एम्प्लॉयज ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑप्शन बी, द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑप्शन 3, द यूनिट होल्डर्स, ऑप्शन 3, ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो कौन बेनिफिशियरी होता So है म्यूचुअल unit फंड ट्रस्ट holders. का? Unit holders. करेक्ट। कोई और? Same, sir. Unit holders. करेक्ट। हु हैंडल्स द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का डे टू डे मैनेजमेंट कौन करता है? AMC. कोई और बताएगा? Yes, sir. ओ- AMC. ओके, एएमसी के अलावा किसी का आंसर है तो बोल सकता है। सबका आंसर एएमसी है, सो एएमसी करेक्ट आंसर है। Whose job is to track the various corporate action like bonus, dividend, or right issue in in companies where the mutual fund scheme has invested. So म्यूचुअल फंड स्कीम ने जहां पर भी इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड स्कीम ने बहुत सारे शेयर्स खरीदे होंगे, डेट खरीदे होंगे, सो शेयर्स कभी कभी बोनस इशू करती है, कभी कभी क्या बोलते हैं, डिविडेंड्स इशू करती है, Dividend. और बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट से आपको इंटरेस्ट वगैरह भी आते रहता है। तो ये सब चीजें मैनेज करने का काम किसका होता है? कौन इस पे निगाह रखता है? Sir, RTA. और The कोई? custodian. और कोई? सो कस्टोडियन करेक्ट आंसर है। आरएनटीए एजेंट म्यूचुअल फंड स्कीम के कितने यूनिट किसके पास हैं, कितने कितने यूनिट्स बेचे, किसने खरीदे, किसको एलोकेट करना है, वो यूनिट्स का काम करता है। सारे एसेट्स होते हैं कस्टोडियन के पास, तो कोई भी बोनस आया, एसेट्स कस्टोडियन के पास है तो बोनस भी उनके ही पास आएगा। तो कस्टोडियन मेंटेन करते हैं ये सब चीजें, और कस्टोडियन इन्फॉर्म करते हैं एएमसी को। अगर यहाँ पे कस्टोडियन की जगह एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी करेक्ट आंसर था। या कस्टोडियन और एएमसी दोनों साथ में नहीं मिलेंगे आपको, बट अगर इन चारों में कस्टोडियन आपको नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी दिख रहा है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी ट्रैक करता है इन सब चीजों को। फोर्थ क्वेश्चन, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट of the asset management company and cannot be retained in house. State whether is true or false. जो आरएनटी एजेंट्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट फंक्शन होने चाहिए, मतलब इनके ऊपर किसी का कोई दबाव या कोई भी कंपनी इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन नॉट रिटेन्ड इन हाउस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आरएनटीए का काम खुद से नहीं कर सकती। क्या ये बात सही है या गलत है? True. कोई और? False, sir. Asset management company can do. In practice, though, it is RTA को दिया जाता है, but I Yes, think it's not. asset management company is allowed to be a R&D agents too. एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद से आरएनटी एजेंट का काम कर सकती है, और आरएनटी एजेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये एएमसीज इनको अपॉइंट करती है, तो एएमसीज इनसे हिसाब भी मांगती है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। मंजरी समझ में आ गया आपको? सर एक बार दोबारा क्लियर कर दो। जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होते हैं जैसे कैम्स एंड कार्वी, इनको हाँ जी। अपॉइंट कौन करता है? RTA. यही तो आरटीए होते हैं, इनको एएमसी अपॉइंट करती है ना।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक। किस चीज के लिए अपॉइंट करती है? कि उस एएमसी के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका डेटा मेंटेन रखे, उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखे, इसके लिए अपॉइंट करती है आरएनटी एजेंट्स को। यस सर। एएमसी चाहे तो आरएनटी एजेंट को अपॉइंट ना करे। मैंने बताया था 3 से 4 ऐसी एएमसीज हैं जो आरएनटी एजेंट्स के थ्रू काम नहीं करती, वो खुद ही एक आरएनटी एजेंट्स का काम खुद से ही देख लेती हैं, इन हाउस आरएनटी एजेंट्स हैं। तो आरएनटी एजेंट्स का काम होता है इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन रखना। अभी अगर एएमसी उसके ऊपर नहीं होगी, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, एएमसी इनके ऊपर होती है। सो एएमसी के इन्वेस्टर हैं, आरएनटी उसका रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है एएमसी उसमें इंटरवीन करेगी। सो ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। यस सर। ओके। With which agency are the mutual fund distributors registered? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन सी एजेंसी से रजिस्टर्ड होते हैं? पहला सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दूसरा फंड अकाउंटिंग टीम, तीसरा डिपॉजिटरी, चौथा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, मतलब एमफी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से रजिस्टर्ड होते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सर AMFI से और कोई? सर एम्फी से डी। करेक्ट। सो एआरएन नंबर आपको मिलता है जिसको बोलते हैं एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको एआरएन नंबर दिया जाता है, तो ही आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। वो एआरएन नंबर देता कौन है आपको? एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर ही बोलते हैं, तो एमफी ही देगा आपको। सो एमफी से रजिस्टर्ड होते हैं सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्लियर है? ओके। सो हम 5 मिनट का ब्रेक लेके चैप्टर 4 भी फिनिश करते हैं, ठीक है? उसके पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं, मीन्स 5:10 पे मिलते हैं वापस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आधे लोग चले गए? ओके। तो चैप्टर 4, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रोल ऑफ रेगुलेटर्स इन इंडिया। At a broad level, the regulator in financial market are driven by the need and safeguard of the interest of the consumers of various financial products and services, as well as to ensure the regulated development of the financial market, which is essential for growth of economy. Currently, there are 4 regulators. So, regulators का काम क्या होता है? जो भी उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसके जो कंज्यूमर है उनके सेफ गार्ड के लिए और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए वो सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रेगुलेटर्स होते हैं, जो एक गवर्नमेंट बॉडी होती है। तो रेगुलेटर्स का काम क्या होता है? सिंपली जो भी कंज्यूमर्स हैं उनका सेफ गार्ड करना, उनके साथ फ्रॉड ना हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, वो इंडस्ट्री एक प्रॉपर वे में रन करे, इसके लिए रेगुलेटर्स होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में टोटल 4 रेगुलेटर्स हैं। तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, किसको रेगुलेट करता है? जितनी भी इंडिया में बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम होता है आरबीआई का। अभी बैंक को किस वे में काम करना है वो सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट से रिलेटेड या उससे बिलोंग करने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उन सब को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी एक क्वेश्चन है, एक बैंक है जो डिपॉजिटरी भी है, जैसे मैंने अभी बताया था आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का एक डिपॉजिटरी है, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक। अभी आप मुझे ये बताइए कि एचडीएफसी बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा या सेबी रेगुलेट करेगा? कौन बताएगा? सर बोथ, सर दोनों। ओके। और कोई? राशि, अंकिता पांडे, आप सबको आवाज आ रही है ना? सिर्फ एक ही हाँ दो जी लोग सर, से आवाज मुझे आ रही है।
हाँ राशि, हाँ जी, आ रही है बस सर। कौन रेगुलेट करेगा? सर सॉरी, मैं थोड़ा सा ना इस कॉल पे थी क्लाइंट के साथ, तो मैं ये वाली लाइन नहीं सुन पाई आपकी। देखिए, कोई एक बैंक है, जैसे आरबीआई किसको रेगुलेट करता है? इंडिया में बैंक्स को रेगुलेट करने का बैंक्स काम को। आरबीआई का है। सेबी का काम है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल या फिर फंड आप स्टॉक। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम किसका है? सेबी का, राइट। सो हम्म। कोई भी एक बैंक है, एचडीएफसी बैंक, वो एक बैंक भी है और साथ ही साथ किसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की कस्टोडियन भी है। तो एचडीएफसी को आरबीआई रेगुलेट करेगा या सेबी रेगुलेट करेगा? सर बोथ। ओके, और कोई? करेक्ट, दोनों रेगुलेट करेंगे उसको। तीसरा एक रेगुलेटर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। इसको मैंने देखा है 99% लोग सिर्फ IRDA बोल के छोड़ देते हैं, बट रियल में IRDAI होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसको रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस कंपनीज को। सो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जितने भी गाइडलाइंस होते हैं, क्या करना चाहिए हेलो क्या नहीं बॉस। करना चाहिए, ये सारी चीजें यस कौन सर, डिसाइड करता है? IRDAI। प्रोविजन करते हैं सर अभी। दे देंगे अभी थोड़ी देर में। सॉरी, मैं बैठा हूँ, अनिल के साथ बैठा हूँ, आज भेज देंगे। म्यूट कर दीजिए। ओके, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA। अब जितने भी पेंशन फंड होते हैं, जैसे PPF हो गया, NPS हो गया, जितने भी पेंशन फंड होते हैं, उनको उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA। ओके, जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं ये सब किसको रिपोर्टिंग करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। रोल ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी ये आप सबको पता होगा सेबी का क्या रोल है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द रेगुलेशन कवर 3 important aspects to achieve the above objectives. Disclosure by issuer of securities, example companies that issue share or debenture, and the mutual fund that issue mutual fund units. सो कोई भी कंपनी अगर अपना सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, चाहे तो शेयर हो, चाहे तो बॉन्ड हो, चाहे तो डिबेंचर हो, उसको अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्लोजर देना होता है। क्या क्या चीजें इन्वेस्टर के सामने डिस्क्लोज करना है, क्या क्या चीजें सेबी के सामने डिस्क्लोज करना है, ये सब चीजें रेगुलेट कौन करता है? सेबी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी एफिशिएंसी मेंटेन रखने का काम सेबी का। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड, बहुत सारी कंपनी म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनीज हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो यूनिट्स इशू कर रही हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम सेबी का। अपार्ट फ्रॉम अबव, वेरियस अदर एरियाज आल्सो वारंट रेगुलेशंस सच एज deliberate speculation in stock market, insider trading, excessive risk taken by mutual fund, inadequate collateral by issuer of debt securities. सो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन करते हैं, कुछ लीगल स्पेकुलेशन होता है, कुछ इलीगल स्पेकुलेशन होता है। इलीगल स्पेकुलेशन क्या होता है? कोई किसी भी स्टॉक के प्राइस को जानबूझ के बढ़ाना चाह रहा है या जानबूझ के घटाना चाह रहा है, ये इलीगल स्पेकुलेशन हो गया। लीगल स्पेकुलेशन क्या होता है? जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम में फंड मैनेजर स्पेकुलेट करते हैं मार्केट को, जो कि लीगल स्पेकुलेशन है। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो आप स्पेकुलेटर हैं, जो कि लीगल है। बट कुछ लोग मार्केट में किसी भी स्टॉक के प्राइस को, जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल आप सबने मूवी देखा होगा हर्षद मेहता की, 1992। हर्षद मेहता ने वहां पे एक कंपनी के साथ स्पेकुलेशन किया था, मतलब बहुत सारी कंपनीज के शेयर प्राइस को एक आर्टिफिशियल वे में इंक्रीज कर दिया था। मतलब किसी भी कंपनी के स्टॉक को आप खरीदते जाइए तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो इसको रोकने का काम सेबी का है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे कोई भी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है कि कंपनी अगले अगले क्वार्टर में क्या प्रॉफिट दिखाने वाली है, क्या प्रॉफिट हुआ है उनका। पहले से ही अगर वो जाके किसी को बता दें तो पता चल जाएगा, रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, रिजल्ट अगर खराब आने वाला है तो शेयर प्राइस नीचे जाएगा।
तो इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन पास करते हैं या फिर खुद से ट्रेड करते हैं, जो कि इलीगल है। सो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का काम किसका है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सेसिव रिस्क टेकन बाय म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड स्कीम्स जाहिर सी बात है ज्यादा रिटर्न्स बना के देना चाहती हैं, बट ज्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में वो एक्सेस रिस्क तो नहीं ले रही, ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रही है। इसको रोकने का भी काम सेबी का है। इनएडिक्वेट कोलैटरल बाय इशूअर्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज। जब कोई भी कंपनी अपना बॉन्ड या डिबेंचर इशू करती है, उस केस में कंपनी के पास एक कोलैटरल होना चाहिए। कोलैटरल मतलब किसी कंपनी के पास 100 करोड़ का एसेट है तो ही वो 100 करोड़ का एसेट को एज अ कोलैटरल रख के 100 करोड़ का डेट मार्केट में निकाल सकती है। या जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में कम कोलैटरल में ज्यादा डेट इशू करती है, कुछ केसेस में बहुत ज्यादा कोलैटरल है फिर भी कम डेट इशू कर सकती है। डिपेंड करता है उसकी क्रेडिट रेटिंग पे। सो जब भी कोई कंपनी अपना बॉन्ड या डिबेंचर मार्केट में ला रही है, एडुकेट कोलैटरल उसके पास है या नहीं है, ये भी देखने का काम किसका है? सेबी का। रेगुलेटरी रिफॉर्म बाय सेबी। डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशन कैटेगरीज। ओके, सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, कुछ रिफॉर्म्स हैं, कुछ रिफॉर्म्स किए हैं जिसके बारे में हम नीचे देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशन कैटेगरीज। सबसे पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जब लॉन्च होती है तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट निकालती है। मतलब आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ तो आपको पता होना चाहिए, तो एक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। एक्चुअली स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में दो डॉक्यूमेंट होते हैं, सीड एंड साई। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये दो डॉक्यूमेंट होते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट्स सारे एमसीज को बनाने होते हैं कोई भी स्कीम लॉन्च करने से पहले। दूसरा, कन्वर्जन एंड कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स। अगर दो स्कीम को मर्ज किया जा रहा है तो इसके लिए भी रेगुलेशंस हैं। न्यू प्रोडक्ट्स, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, इसके लिए भी रेगुलेशंस हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, म्यूचुअल फंड स्कीम्स रिस्क को मैनेज कैसे करती हैं, उसके बारे में भी सेबी के नॉर्म्स हैं। डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स। कोई भी स्कीम के बारे में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है यूनिट होल्डर्स को, ये नॉर्म्स भी सेबी ही बनाती है। एक्चुअली बनाता एमफी है, जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं ये सब कुछ मेंटेन करता है एमफी, अप्रूव करता है सेबी। तो एक्चुअली सेबी ही सारी चीजें अप्रूव करता है, सेबी ही सारे गाइडलाइंस बना रहा है, ऐसा आप समझिए। ट्रांजेक्शन इन द म्यूचुअल फंड यूनिट्स। म्यूचुअल फंड यूनिट्स में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसके लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए। कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जैसे हमने इक्विटी फंड्स में कितनी कैटेगरीज होती हैं, डेट में कितनी कैटेगरीज होती हैं, हाइब्रिड में कितनी होती है, ये सब हमने देखा। कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंट इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए, या कितना स्मॉल कैप में, मिड कैप में, ये सारे रेगुलेशंस बनाने का काम किसका होता है? सेबी का। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है? सपोज आपने किसी डेट फंड में इन्वेस्ट किया, तो डेट फंड का फंड मैनेजर कम से कम 10-20 कंपनीज के डेट में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए जब आपने पैसे अपने विड्रॉल किए, उस टाइम पे जब आपने अपने यूनिट्स बेचे, उस टाइम पे कोई एक कंपनी या दो कंपनी थी जो डिफॉल्ट कर गई, जिनके डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा था फंड मैनेजर ने, उनमें से एक दो कंपनी उस टाइम पे डिफॉल्ट कर गई और आपने अपने यूनिट्स को बेच दिया। तो वो दो, जो भी परसेंट आपका एलोकेशन रहा होगा उन डेट्स में, वो तो आपको अभी मिला नहीं। अगले 1 साल के बाद अगर वो कंपनीज पैसे रिटर्न करती है एमसी को, तो एमसी में आपका जितना भी परसेंट था वहां पे, वो एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बना के वहां पे डाल दिया जाता है। तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, ये भी सेबी डिसाइड करता है। स्कीम परफॉर्मेंस, स्कीम परफॉर्मेंस को कैसे डिस्क्लोज करना है, ये भी सेबी बताता है। सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज। सेकेंडरी मार्केट मीन्स एक बार स्कीम लॉन्च हो गई, लॉन्च होने के बाद जो एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें सेबी गाइडलाइंस के अंदर होती हैं। एनएवी प्राइस कैसे होना चाहिए, क्या कैलकुलेशन होने चाहिए, ये भी सेबी गाइडलाइंस में है। वैल्यूएशन, किसी स्कीम का वैल्यूएशन कैसे होगा, ये भी सेबी गाइडलाइन। लोड्स, फीस एंड एक्सपेंसेस, जितने भी चार्जेस होते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, ये भी सेबी डिसाइड करती है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर, म्यूचुअल फंड से डिविडेंड कैसे देना है, ये डिसीजन भी सेबी लेती है। इन्वेस्टमेंट बाय स्कीम्स,
कोई भी स्कीम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, कैसे इन्वेस्ट कर सकती है। एडवर्टीजमेंट, कोई स्कीम या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी एडवर्टाइज कर रही है तो कैसे कर सकती है, कब कर सकती है, कितना कर सकती है। इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इन्वेस्टर के क्या राइट्स हैं और क्या ऑब्लिगेशन है, ये भी सेबी ही डिसाइड करता है। सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, अपार्ट फ्रॉम एएमसी जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर एज ए इंटरमीडियरीज काम करते हैं, तो हमारे लिए जो रेगुलेशन होता है, ये सारी चीजें रेगुलेट कौन करता है, सेबी। ओके, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, wherever application wherever application mutual fund need to comply with regulation issued by others regulator also. For instance, RBI regulates the money market and foreign exchange market in the country. Okay, money market and foreign exchange, ये कौन मैनेज करता है, कौन रेगुलेट करता है इसको, आरबीआई। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, आप में से कोई बताएगा। मैंने शायद कल ही आपको बताया था मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या फर्क होते हैं। सो फिर से बता देता हूँ, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है उनको मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, वो मनी मार्केट में आते हैं। जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होती है वो कैपिटल मार्केट में आते हैं। तो मनी मार्केट में जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका है, आरबीआई का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। मनी मार्केट होता क्या है, मनी मार्केट में ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। और फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट को भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है, ना कि सेबी, फॉरेन एक्सचेंज। Therefore, mutual fund need to comply with RBI regulations regarding investment in money market. Okay, कुछ केसेस में या बहुत सारे केसेस में म्यूचुअल फंड आरबीआई को भी रिपोर्ट करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मनी मार्केट फंड्स भी होते हैं। comply with RBI regulation regarding investment in money market, investment outside, okay, so outside country अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम तो भी उनको आरबीआई को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, स्टॉक एक्सचेंज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो सेबी रेगुलेट करती है। एवरी स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स ओन लिस्टिंग, ट्रेडिंग एंड मर्जिंग रूल्स। ओके, स्टॉक एक्सचेंज के खुद के लिस्टिंग, ट्रेडिंग एंड मर्जिंग रूल्स हैं। मतलब जैसे आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना है तो वो अपने नॉर्म्स, अपने रूल्स खुद से बनाएंगे। जितने भी लोग को एनएससी में करना है तो एनएससी के रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स अलग होंगे, बट वो सेबी के रेगुलेशन के अंदर ही आएंगे। तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी होते हैं, साथ ही साथ सेबी से भी रेगुलेट होते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम। ओके, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ओके, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या कर सकते हो, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है, कहाँ पे कितना % एलोकेशन देना है, ये भी गाइडलाइन कौन बनाता है, सेबी बनाता है। सो गाइडलाइन क्या है, द सेबी रेगुलेशन प्रोवाइड द वेरियस लिमिट to the kind of investment that are possible in mutual fund schemes. In few cases, there are also aggregate limit for all scheme of the mutual fund. The regulator objective behind the setting these limit is to ensure mitigation of risk in the scheme and protecting the investors' interest. The restrictions specified apply to at the time of making the investment. Some of important restriction specified below. अभी स्कीम्स में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हम नीचे के पॉइंट्स पे देखेंगे। जनरल रेस्ट्रिक्शंस, द म्यूचुअल फंड विल बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन डिलीवरी बेसिस। म्यूचुअल फंड स्कीम में कोई भी शेयर इंट्राडे ट्रेड नहीं होता है। मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम में जो भी शेयर खरीदे गए, आज ही खरीदा आज ही बेचा, ऐसा नहीं हो सकता है। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने जो भी शेयर खरीदा उसका डिलीवरी लेना जरूरी है। दूसरा, द म्यूचुअल फंड शैल नॉट एडवांस एनी लोन।
म्यूचुअल फंड कोई भी लोन नहीं ले सकता है। द स्कीम में इन्वेस्ट इन अदर स्कीम of the same mutual fund or other mutual funds. It will be limited not more than 5% of the net asset value of the scheme. No fees will be charged on such investment. This does not apply for fund of fund. Apart from fund of fund तो 95% पैसा अलग दूसरी स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल स्कीम्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम फंड ऑफ फंड, वो स्कीम्स भी अपने टोटल नेट एसेट का 5% अदर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उस 5% पे इन्वेस्टर से कोई फीस नहीं ले सकते, कोई चार्ज नहीं कर सकते। डेट सिक्योरिटीज में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? A mutual fund scheme shall not invest more than 10% in its NAV in debt instrument comprising money market instrument and non-money market instrument issued by single issuer, which are rated not below investment grade by a credit rating agency authorized to carry out such activity under the Act. Such investment limit may be extended to 12% of the NAV of the scheme with the prior approval of Board of Trustee and Board of Directors. The asset management company provide that. Okay. सो कोई भी डेट फंड है या इक्विटी फंड है, ये चीज इक्विटी फंड के लिए भी एप्लीकेबल होती है। टोटल जो भी नेट एसेट है, कोई भी स्कीम का जो भी टोटल नेट एसेट है, उस नेट एसेट का 10% से ज्यादा किसी एक डेट इंस्ट्रूमेंट में या किसी एक इक्विटी किसी एक कंपनी के शेयर्स में नहीं लगाए जा सकते। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM है 1000 करोड़, सो मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए ही वो किसी एक डेट इंस्ट्रूमेंट में या किसी एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब किसी एक कंपनी में 10% से ज्यादा का एलोकेशन नहीं दे सकता है। विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ट्रस्टी ये लिमिट 12% तक इंक्रीज की जा सकती है। Such limit is not applicable for investment in government securities, treasury bills and tri-party repo on government securities or treasury bills. So ये जो 10% और 12% की लिमिट है, ये किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब कोई भी स्कीम है जिसका AUM आज के दिन है 1000 करोड़ रुपए, तो जो रेस्ट्रिक्शन है 10% का, वो प्राइवेट बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनके लिए है। अगर फंड मैनेजर को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो वो 100% पैसा भी गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल सकते हैं। अ म्यूचुअल फंड स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट। म्यूचुअल फंड स्कीम किसी भी अनलिस्टेड डेट फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, ना ही अनलिस्टेड इक्विटी में ही कर सकता है। Parking of fund in short-term deposit will be with all scheduled commercial banks shall be limited to 15% of the net asset of the scheme. It can be raised to 20% with the approval of trustees. Okay. म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे डालते हैं तो 100% पैसा तुरंत ही मार्केट में चला जाए ऐसा जरूरी नहीं है। फंड मैनेजर कुछ कैश अमाउंट को साइड में रखता है ताकि कभी मार्केट अगर नीचे जाए तो उस कैश अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, मतलब जब अपॉर्चुनिटी आए तब उसको इन्वेस्ट कर सके। इस केस में मैक्सिमम 15% पैसा वो किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो लिस्टेड बैंक्स होंगी उनमें डाल सकते हैं। विद द अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी ये लिमिट 20% तक इंक्रीज की जा सकती है। मतलब स्कीम का जो टोटल नेट एसेट है उसका 15% मैक्सिमम एज अ कैश रख सकती है। वो भी कैश नहीं, सेविंग अकाउंट पे नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के फिक्स डिपॉजिट होते हैं वहां पे होता है। और ये लिमिट ट्रस्टीज के अप्रूवल 20% तक इंक्रीज हो सकती है। Open-ended debt fund have to maintain a minimum of 10% of their corpus in the liquid asset. This is not applicable to liquid and overnight fund where this limit is already being met. कोई भी open-ended debt fund होगा, open-ended debt fund जैसे SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड, कोई भी डेट फंड होगा। डेट फंड के फंड मैनेजर को टोटल एसेट का 10% लिक्विड एसेट में रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई विड्रॉल कर रहा है तो उस लिक्विड फंड में से उसको पैसे मिल सके, इन्वेस्टर को पैसे मिल सके। ओके, ये लिमिट लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड में
मैटर ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे 100% पैसा लिक्विड या फिर लिक्विड फंड्स में ही इन्वेस्ट किया गया है, लिक्विड एसेट्स में ही इन्वेस्ट किया गया है। ओके, इक्विटी म्यूचुअल फंड में the ELSS notification required that at least 80% of the ELSS fund should be invested in equity and equity related instrument। जो भी ELSS स्कीम होती है उसका 80% अमाउंट इक्विटी में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। The scheme shall not invest more than 10% of its NAV in equity shares and equity related instrument of a company। एक ही कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो कि मैंने लास्ट वाले पीपीटी में बताया, लास्ट वाले पेज में बताया था। The limit is not applicable for investment in index sector industry specific scheme। और ये जो 10% की लिमिट है वो कोई भी इंडेक्स फंड हो, सेक्टरल फंड हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंडेक्स, जिस तरह से इंडेक्स डिजाइन हुआ है सेम चीज को कॉपी करना है फंड मैनेजर को, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं होगा। सेक्टरल फंड में एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो शायद बहुत सारी कंपनीज ना हो तो एक कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ जाए, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम जो कि सेक्टर या थीमेटिक फंड में ही आता है। restriction pertaining to investment in REIT and invest no mutual fund under all schemes shall own more than 10% units in issued by REIT या InvIT। म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने जो भी नेट एसेट होता है, जो एसेट्स होते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, उसका 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं रीट में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एंड इन्वेट में। 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रीट में भी नहीं हो सकता है। A mutual fund scheme shall not invest number 1 more than 10% of its net asset in unit in REIT या InvIT। ये दोनों एक्चुअली REIT ही होते हैं, InvIT स्टॉक में एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, REIT चाहे तो लिस्टेड हो या ना हो। More than 5% of its NAV in the unit of REIT and InvIT issued by a single issuer। एक ही इशूअर के, मतलब जैसे एमबीसी रीट में 10% करना चाहे तो नहीं हो सकता है। मैक्सिमम एक इशूअर के पास 5% का एलोकेशन होता है, तो 5% का एलोकेशन हो सकता है। दूसरे इन्वेस्टर के पास भी 5% कर सकते हैं। मतलब उस सेक्टर में, मींस रीट पे इन्वेस्ट करना है तो 10% इन्वेस्ट हो सकता है, बट वो 10% का इन्वेस्टमेंट किसी एक ही इशूअर के पास नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट इशूअर के पास होना चाहिए। सिर्फ एक इन्वेस्टर के पास मैक्सिमम 5% ही हो सकता है। ओके, ये लिमिट भी इंडेक्स फंड, सेक्टरल या इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम के लिए नहीं है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सेबी एडवर्टीजमेंट कोड को हम कल कवर करेंगे। सो अभी तक जो भी मैंने बताया, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।